साथियों नमस्कार, एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल जो हम अपनी चर्चा कर रहे थे उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि अचानक हमारा लेक्चर रुक गया था, क्योंकि वो स्पेस ना होने की वजह से ऐसा हुआ था। तो कल जो हमने अपनी समानता पर चर्चा कर रहे थे और अभी जो हम अपने मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार के अंतर्गत अपनी जो हमारी जो अभी तक की चर्चा है उसमें हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। और मौलिक अधिकारों में जो समानता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद जो 14 है उसके दो प्रावधानों को पढ़ रहे हैं। उसी के बीच में हमने समानता कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे। तो देखिए, अगर समानता की जैसे अभी तक हमने जो बात की थी कि कुछ प्राकृतिक जनित असमानता है, कुछ प्राकृतिक असमानता है जो प्रकृति ने बनाई हुई है, और कुछ जो असमानता है वो सोसाइटी ने बनाई हुई है। तो प्रकृति जनित जो असमानता है वो तो देखो प्राकृतिक है, उसको बदला नहीं सकता। हालांकि अब जो तकनीक जिस तरीके से डेवलप हो रही है तो कुछ प्राकृतिक असमानताएं भी हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपाहिज है या किसी व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो ऐसी असमानताओं के लिए बदलाव भी किया सकता है, सर्जरी वगैरह भी किया सकती है बहुत सारी चीजों में। तो कुछ प्राकृतिक असमानताओं को बदला भी सकता है, लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी प्राकृतिक जो कल हमने उदाहरणों के माध्यम से देखा था कि जो प्राकृतिक असमानताएं हैं उससे ज्यादा जो है बहुत ज्यादा सोसाइटी ने बना के रखी हुई है असमानताएं और उन असमानता। तो जब हम समानता पढ़ते तो हमारा समानता पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? अगर हम बात करें उद्देश्य, जब हम समानता की बात करते तो देखिए, समानता का तात्पर्य ये नहीं होता है कि भारत में अगर आप आर्थिक समानता की बात करें तो चाहे जो कि सबको संपत्ति बिल्कुल बराबर से मिल जानी चाहिए, या कोई धनी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, या कोई व्यक्ति संगीत में आगे निकल गया है तो कोई व्यक्ति क्रिकेट में आगे क्यों नहीं निकल पाया है, या क्रिकेट में आगे क्यों निकला है, दोनों को संगीत ही में आगे होना चाहिए। या ठीक है, कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत अच्छा क्रिकेट में खेलता है, कोई बच्चे बहुत कमजोर है या किसी भी आधार पर वो नहीं खेल पाते, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर असमानता है कि वो अच्छा क्यों खेलता है, वो क्यों खेलता है। क्योंकि किसी में क्या है, किसी की गुण के आधार पर, जेनेटिक्स के आधार पर, प्रकृति के आधार पर कुछ असमानताएं जो है वो हो सकती है। जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता का हमारा उद्देश्य ये होता है कि सोसाइटी में अलग अलग लेवल पे असमानता तो हो सकती है। ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सबको बिल्कुल आर्थिक तौर पे इक्वली खड़ा कर दिया जाए। देखिए, ये अनुचित भी है और ये तर्कसंगत या तार्किक भी नहीं बन सकता है। जब हम समानता की बात करते हैं तो हमारा यहां पर होता है, जैसे हमने देखा, अवसर एवं प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा की समानता तो हम पॉलिटिकल जो राइट्स वगैरह हैं उनसे सुनिश्चित करते हैं। जो अवसर की समानता है, जैसे कि जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे कि हेल्थ है, स्वास्थ्य है, दूसरा है शिक्षा है। और शिक्षा में देखिए, स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो वो संपूर्ण स्वास्थ्य किया जाता है। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य में फिर व्यक्ति बीमार बस हो, बल्कि बीमार होने के पहले जो आहार वगैरह लोगों को चाहिए है या आहार की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, वो भी पर्याप्त तौर पर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर जब स्वास्थ्य के लिए किसी बच्चे को क्या है, बचपन में अगर पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो बाद में उसकी बुद्धि या मस्तिष्क का विकास वैसा नहीं हो पाता जैसे कि परिपक्व बच्चे का, जिसको संपूर्ण पोषण आहार बचपन से मिल रहा है। ये पर्याप्त सुविधाएं जिसको हम बोल देते हैं, धनी बोल दीजिए आप, धनी है जो लोग, समृद्ध लोग, उनको मिल रहे हैं, तो वो नहीं। तो ये जो बुनियादी जो अवसर है, कम से कम हम उनको इस फील्ड पे लाके खड़ा तो कर दें, उस स्तर पे लाके कि वो मुकाबला कर सके। जैसे कि अगर शिक्षा की बात की जाए, अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर मान के चलिए आप, जैसे क्या होता था कि जब ब्रिटिशर्स आए या उसके पहले क्या था कि जो सामर्थ्य वर्ग था, या हमारे यहाँ पर भारतीय संदर्भ में जाति का महत्व रहा, बहुत ही महत्व रहा है। तो ज्यादातर जाति के आधार पर और राजा महाराजाओं के युग में भी जो सामंती वर्ग था, ताकतवर वर्ग था, उसी को जो है शिक्षा और सभी चीजों का अधिकार मिल पाता था। और कमजोर लोगों के पास वो अधिकार ही नहीं था कि वो शिक्षा, जैसे कुछ जातियां हैं जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिनको रखा गया, उनके पास ये अधिकार ही नहीं था या उतने समर्थ नहीं थे। अब अगर देखिए किसी से कह दिया जाए, इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है, अभी हम इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में पढ़ेंगे कि किसी को समता अगर बोलने से बस नहीं, अगर हम किसी को बोल दिया जाए कि चलिए आप दौड़िए, दो लोगों से बोला जाए, दो बच्चों से बोला जाए कि चलिए आप दौड़िए, और एक बच्चे के पास, एक बच्चे का एक पैर नहीं है, और दोनों से बोले जाए केवल आप दौड़िए, तो स्वाभाविक सी बात है क्या समानता, वो हमको दोनों को सपोर्ट देना पड़ेगा। वो हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में भी थोड़ा सा देखने वाले हैं उस पर्सपेक्टिव से। तो यहां पर जब हम बात करते हैं समानता की, मैंने बताया, तो हमारा उद्देश्य होता है, देखिए सोसाइटी में जो होता है, अलग अलग कार्य हैं जो उनकी रिस्पेक्ट स्वाभाविक है अलग अलग स्तर पे होगी, अलग अलग भूमिका। अगर आप इस सामान्य नागरिक हैं तो आपको जो स्टेट है या अथॉरिटी उतना तवज्जो नहीं देगी। अगर आप आईएएस हैं, आईपीएस है, अलग है, तो क्या है, उन सबकी भूमिका अलग अलग है। अब ऐसा नहीं है कि कोई इंजीनियर है तो उससे बोला जाए कि आप ईंटें उठा के चलने लगे क्योंकि लेबर श्रम वर्क करना जरूरी है, या कोई
जो श्रम कर रहा है, कार्य कर रहा है, उससे बोला जाए जबरदस्ती आप कंप्यूटर चलाइए, तो ये तो कुछ असमानता होगी। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम उनको जो बुनियादी चीजें दे सकें, उनके लिए अवसर समाप्त, उनके लिए उस चीजों में समानता ला सके। उसके बाद वो व्यक्ति का अपना पर्सनल एफर्ट है कि वो कितना प्रयास कर सकता है। और कुछ देखिए बहुत सारी असमानता जैसे नेचुरल नहीं बना, जैसे हमने बात कर रहे थे, कल बात कर रहे थे प्राकृतिक जो प्राकृतिक ये जो प्रकृतिजन्य जो असमानता है, जैसे हो सकता है किसी व्यक्ति का जो आईक्यू की बात है, किसी बच्चे का बहुत ज्यादा हो, तो कोई बच्चा पता चले कि साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में बहुत आगे निकल जाए, वो निकल जाए, हालांकि सभी बच्चों को बराबरी अवसर मिल जाए, लेकिन उसमें से एक आधी बच्चा ऐसा निकल पाए, तो ये उसकी बात हो जाती है कि वो पर्सनल अपनी जो प्रकृति ने जो बना के दी है। लेकिन हमारा उद्देश्य जो समानता की हम बात करते हैं कि उनको बुनियादी जो राइट्स है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पॉलिटिकल राइट्स है, इन सबको दिया जाए ताकि उनको आगे आने का अवसर मिल सके और आगे बढ़ने का, वो अपने काम से हम इस लेवल प्ले फील्ड पर आके खड़े तो हो जाए कि वो आगे आने की स्थिति में रहे, वहां से वो अपने आप को उठा सके। तो ये समानता की हमारी बात होती है। अब हम चर्चा करते हैं अपने आर्टिकल 14 पे आते हैं फिर से। कल हमने इसमें देखा था पहला प्रोविजन था हमारा विधि के समक्ष सम था, और दूसरा था देखिए हम इसको जो हुई हमारा इसके कल का जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने देखा था यहाँ जो विधि के समक्ष समता वाली बात की जाती है, यहाँ पर दो बातें, एक तो विशेषाधिकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी ऊपर नीचे हो, ज्यादा किसी भी व्यक्ति हो। हमारे यहाँ पर देखिए, और हमारे जो हर आर्टिकल में कंडीशन लगाई गई है उसमें लगाया गया है जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। जैसे आप आर्टिकल जब हम 15 की बात करेंगे तो हम देखेंगे इनके आधार पर, केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। कुछ जगह पर इसके बाद भी देखने को मिलेंगे हम हालांकि हर जगह, और हो सकता है अलग अलग समाज की ऐसी समस्याएं, जैसे जाति व्यवस्था हमारी समाज की एक प्रमुख समस्या है, जाति व्यवस्था। हो सकता है कहीं पर रेस के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाए, जहां पर हमने इस मूल वंश की बात की, तो वहां पर उस जो तथ्य को या उस सोसाइटी को अपनाया गया हो कि हमको असल में जो मानवीय गरिमा, एक तो जीवन जो जीने का प्रयास है, उसके लिए हम क्या प्रयास करना है। तो यहाँ पर इन तर्कों को अपनाया गया कि जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जैसे हम विधियों के समक्ष समता की बात करते हैं, तो ये अधिकार की बात करता है कि एक तो कोई व्यक्ति के पास विशेष अधिकार नहीं है, वो ऊपर नीचे हो, कुछ भी हो, और लॉ के सामने जो है वो विधि के समक्ष जो है लॉ के इक्वल सब प्रोडक्ट, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं। लॉ के बराबर, लॉ के सामने सभी बराबर है, चाहे कोई भी। एक एग्जांपल मैं इसका आपको देना चाहूंगा, जैसे कि हमने इसकी बात की, अगर हम यहां पर बात करें कि इक्वल प्रोटेक्शन, विधि के समक्ष समता वाली पहले वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा, देखिए ये हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट और ये दूसरा है। तो अगर हम पहले वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कोई भी व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मूल का है, किस लिंग का है, किस जन्म के स्थान का, उसका क्या, इससे कोई फायदा, इससे कोई मतलब नहीं है। लॉ के लिए सब बराबर है। अगर कोई आम आदमी कोई कृत्य करता है, कोई एक्ट करता है, कोई अपराध करता है, चाहे देश का कोई प्रधानमंत्री कोई एक्ट करता है, अपराध करता है, तो उसकी वही सजा मिलेगी लॉ के। और न केवल यहाँ पर ये केवल व्यक्ति की बात करता है, बल्कि जो स्टेट या सरकार है वो भी लॉ के ऊपर नहीं है। आप देखते हैं कई बार स्टेट के खिलाफ मुकदमे, जैसे अभी हम इन मुकदमों की बात करेंगे, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा है, ये वाला एक केस है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो जो स्टेट्स के खिलाफ मैटर है। बहुत सारे केस में आप पढ़ेंगे यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बना यूनियन ऑफ इंडिया। तो सरकार भी लॉ से ऊपर नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति चाहे वो हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सरकार हो, सब लॉ से ऊपर नहीं है। लॉ सबसे ऊपर है, लॉ सुप्रीम है, ठीक है। हमारी जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपनाया गया, लॉ सबसे ऊपर सुप्रीम हो, और यही जो है विधि के समक्ष समता की बात करता है। तो विशेष अधिकार की उपस्थिति, और दूसरा लॉ के लिए, लॉ के समक्ष जो है सब हर व्यक्ति या किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मूल सबका बराबर हो। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। देखिए हाल ही में एक जो
ड्रग्स वाला केस के ऊपर वो चल रहा था, सुनवाई चल रही थी। आर्यन खान वाला जो मामला बहुत ही हाईलाइट था। हालांकि देखिए बहुत सारे ऐसे मामलों को इतनी ज्यादा जगह दी जाती है कि जो हमारे यहाँ के रियल इशू है वो पीछे छूट जाते हैं। जो टीवी है, चैनल है, पत्रकार है, ये बहुत सारे ऐसा जो है वो चौथे पिलर की कमजोरी भी है, क्योंकि ये जब फोकस करता है और लोगों का फोकस इस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है तो जो रियल इशू हैं जिनके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, जिनके ऊपर न्यायपालिका में मुद्दे आने चाहिए, उनसे चीजें ध्यान हट जाता है और अननेसेसरी मुद्दों पर। तो यहाँ मैंने आपको इसको उदाहरण के तौर पर उठाया है कि जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि न्याय में जब जो न्याय वाली जो देवी होती है, गॉड, जो उसकी मूर्ति वहां पर रखी रहती है, तो उसकी आपको पट्टी बनी हुई थी कि लॉ के लिए क्या है वो नहीं जानती कौन है, उसके लिए सब बराबर। वो आपका ये नहीं देखी ये व्यक्ति क्या है, धर्म क्या है, ये क्या है। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर हाँ कोई आर्थिक तौर पर समर्थ हो सकता है कि वो विशेष प्रोविजन ले ले, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है, जो लॉ में दिया गया है, उसी हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। तो इस केस में हुआ क्या, देखिए ये सामान्य धारणा हो सकती है कि हो सकता है कि वो समृद्धशाली वर्ग का व्यक्ति है, ये धनी शाहरुख खान का लड़का है तो धनी है, तो वो बहुत सारे ऐसे अपराध में या मतलब जो नशे में संलिप्त हो सकता है, ये लोगों की समान धारणा हो सकती है। लेकिन जुडिशरी ने अगर उसको बरी किया तो वो किस बेसिस पे किया कि उसका कोई लीगल आधार होना चाहिए लॉ के लिए, क्योंकि सब बराबर, उसके लिए कोई भी अपराध किया जाए। तो जैसे जो हालिया में जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है उसमें ये बात की गई है, उसके आधार पर आपको उदाहरण दे रहा हूं, उसके बता रहा हूं कि वहां पर देखा गया कि चीजें क्या उतनी पाई गई, क्या एक्ट में जो प्रोविजन है उसमें ऐसा प्रावधान है, नहीं है, क्या है, तो उसके आधार पर पाया गया कि नहीं ये नहीं है, तो फिर बरी कर दिया गया या दोषमुक्त कर दिया गया। तो ये ऐसा है, जुडिशरी वहां पर ये नहीं देखेंगे कि नहीं ऐसा हो सकता है या धनी का बेटा है या किसका बेटा है, ये नहीं, वहां पर ये देखेंगे कि जो जुडिशरी के सामने क्या होता है, जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है। और जो आपके द्वारा जो वकील होते हैं वो फैक्ट प्रोवाइड करते हैं या अपने सबूत वगैरह पेश करते हैं, जो दूसरा पक्ष होता है वो सबूत रखता है यहाँ से, ये अपने बचाव की दलील रखते हैं। तो वहां पर क्या है, जो ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है, पहले दिन अगर आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी वाली, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केसेस में देखा जाएगा कि इसमें है लॉ के लिए सब बराबर है। तो ये एक उदाहरण था। दूसरा जो विधियों के समान संरक्षण की बात है, तो देखिए ये एक प्रकार का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था। इसके लिए देखिए सब बराबर, हमने बात की सब बराबर, मतलब इसमें जो है कोई व्यक्ति हो उसको जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके आधार पर किसी प्रकार का लॉ के लिए सब बराबर। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्या है कि एक ब्रिटिश संविधान वेत्ता, वो बहुत बड़े संविधान उनको जाना जाता है संविधान वेत्ता के तौर पे, एवी डाइसी, उनकी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड ऐसे करके, इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड करके शायद उनकी किताब, तो उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। लेकिन दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसको नकारता है, पहले वाले कॉन्सेप्ट को। इसमें ये कहा जाता है कि क्या है, कुछ रियलिटी, जो सामाजिक रियलिटी, उनको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, ये मानकर चलिए आप, ये ए और ये बी, अगर आप पहले 2-3 दिन अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ये मान लीजिए दो जो बच्चे हैं, तो ये जो बात करता है कि देखिए इक्वल के साथ इक्वल प्रोटेक्शन, अगर ये ए और बी इक्वल है, इक्वल लोग बराबर है, तो बराबर के साथ बराबर प्रोटेक्शन। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर इनके लिए असमान जो है प्रोविजन किया जा सकता है। अब इसको ऐसे समझिए आप कि एक ही परिवार में मान के चलिए 2 बच्चे हैं या 2 बच्चियां हैं। ज्यादातर हम बच्चों का उदाहरण लेते हैं, क्या है कि हमारी जो मनोवृत्ति है या हमारे जो विचार हैं सबकॉन्शियस माइंड में, क्या है, बचपन से चीजें, शुरुआती जो हमारा सामाजिकरण है वहां पर हमारे मस्तिष्क में बचपन से चीजें भर दी जाती हैं। तो वो कई बार क्या है कि वो जो जेंडर बाइसनेस है, इन सब चीजें वो बाद में भी निकलती नहीं है। और इंटरव्यू वगैरह जब आप अपियर होते हैं तो इन सब चीजों पे आपको बड़ा ही अच्छे से कार्य करने की आवश्यकता होती है, कहीं भी आपकी संकीर्णता को नजर नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि हमने बात की कि बच्चियां, मान के चलिए आप 2 बच्चियां हैं, किसी भी एक परिवार में 2 बच्चियां हैं, अब अगर ए बच्ची जो है वो मान के चलिए आप 5 साल की है और बी जो बच्ची है वो 10 साल की है। अब हो सकता है दोनों की स्कूल की फीस अलग हो, दोनों के कपड़ों का खर्चा अलग अलग हो, ये अलग अलग हो। तो यहां पर क्या है कि इनको जो ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले ये नहीं करेंगे कि अगर इसकी खर्चे मान ली महीने का 1000 रुपए है और इसका खर्चा आ रहा है 1200 रुपए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहेगा आपका कि इसके लिए सब बराबर है, विशेष अनुपस्थिति है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो बोलेंगे इसके लिए भी 1000 रुपए खर्च करो या इसके ऊपर भी 1200 रुपए खर्च करो, ऐसा तो नहीं है। और स्टेट के केसेस में क्या होता है, स्टेट इस वाली स्थिति में तो कभी होता नहीं है कि ज्यादा सबके लिए खर्च कर दे,
उसको काम के साथ ही काम चलाना पड़ता है। जब राज्य की हमारी स्थिति, और ज्यादातर जो विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, विकसित देशों की अपेक्षा वहां स्थिति 1000 वाली है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पर कि यहाँ पर फिर जो है उनको बराबर का जो है ट्रीटमेंट न देके यहाँ पर दोनों की जो नीड्स हैं उनके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। पहला एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, अगर आप एसी पर एक और एग्जांपल अगर हम कंक्लूड करें कि मान के चलिए आप कि दोनों को जो पोषण नीड्स हैं, जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, दोनों को जितना फ्रूट्स वगैरह, जो भी जो फ्रूट्स वगैरह, मान के चलिए दोनों को है डेली के ग्लास दूध की आवश्यकता पड़ती है। या एक चीज आप फिर देख लीजिए कि दोनों को एक एक सेब दिया जाता है, दोनों को दो सेब दिए जाते हैं। 2 एप्पल, यहाँ पर 2 एप्पल है, 1 मिल्क है, 1 लेकिन किसी छोटे वाले की या बड़े की किसी की तबीयत खराब हो जाती है, दोनों में से किसी एक की तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य किसी का सही नहीं है, तो वहां पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि फिर अगर मान के चलिए कि इस वाले बच्चे का बी का स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर वो भले बड़ा है या छोटे वाले, तो हमारी जरूरत होगी कि इससे अगर इसका स्वास्थ्य बढ़िया है तो, और हमारे पास संसाधन जो लिमिटेड है, तो हम थोड़ी सी जो है इसको डाइवर्ट कर दें संसाधन। या तीसरा, इसी में देख लीजिए अगर परिवार में कोई दिव्यांग बच्चा है, विकलांग बच्चा है, तो ज्यादा प्रयास है कि हमको जो है माता पिता जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट दें। तो ये जो है ये बात विधियों के समान संरक्षण, इस तरह की चीजें आती है कि अगर जो इक्वल लोग हैं, असमान लोग हैं, तो उसके लिए लॉ भी असमान हो सकता है। यहाँ एक प्रकार से एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और यहीं से निकल के आता है कि हमको इसलिए एफर्मेटिव एक्शन वगैरह है, जैसे रिजर्वेशन है, रोजगार है, शिक्षा या इन सब चीजों में, या प्रमोशन वगैरह में रिजर्वेशन, तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आती है कि जो इनइक्वल है। दूसरा, अगर यहीं पर मैं एक और मेरिट वाली बात करूं इसके साथ ही, एक तो मैंने फैमिली वाला एग्जांपल दिया, मानकर चलिए कि स्कूल का आपको एंट्रेंस एग्जाम करवाना है, जैसे नवोदय का मैं एग्जांपल ले लूं कि नवोदय में क्या है, कक्षा 9th में, 6th में और 9th में मान ली एंट्री लेवल पर एग्जाम होते हैं। अब ये तो नहीं बोला जा सकता ना कि एक ही एग्जाम का स्तर दोनों के लिए दिया जाए, कक्षा 9 वाले को भी क्या है उसी एग्जाम से कंडक्ट करवा लिया जाए और कक्षा 9th वाले को भी से एग्जाम, तो दोनों के लिए हमें जो है यहाँ पर अलग अलग एग्जाम रखने पड़ेंगे दोनों के लिए, क्योंकि इनका लेवल, मानसिक लेवल, सोचने समझने का स्तर है वो स्वाभाविक तौर पर 9th वालों से थोड़ा कम होगा। या एक ही कक्षा अगर हम किसी बच्चे का टेस्ट करना है, किसी मान लीजिए 9 से लेके 12 तक, और एक इंग्लिश का पेपर बनाया गया और बोल दिया गया कि 12 वालों से वही टेस्ट लिया जाए 6 वालों से भी, तो ये तो अनइक्वल हो जाएगा ना। तो इसलिए हमको जो है असमान के साथ असमान व्यवहार की आवश्यकता होती है, और यही विधियों के समान संरक्षण है कि जो कमजोर है या असमान है उनके लिए। लेकिन ये जो वर्गीकरण है वो रैशनल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्राकृतिक तौर पे भी समझें, अगर आप बगैर लॉ पढ़े भी समझें, तो ये तार्किक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जिसको आवश्यकता नहीं है, मान लो जैसे हमने कि गिलास वाले दूध की आवश्यकता बात की थी, अब ऐसा तो नहीं है ना कि 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे, एक बच्चे को अगर जरूरत नहीं भी है तो भी आप, अगर आप उसके लिए कोई जो हमारे जो चैलेंज फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनकी कोई सामग्री लाके आप दे देंगे या कुछ भी ऐसे, तो वो तार्किक वर्गीकरण होना चाहिए। अभी ये देखिए उदाहरण के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, लेकिन ये आप राष्ट्र के तौर पर देखेंगे जहां लगभग 130 करोड़ 125 करोड़ की आबादी जो है देश भर की, उनके पर्सपेक्टिव में देखा जाए, दुनिया भर के लगभग 800 करोड़ लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो ऐसा फिर हो सकता है। हालांकि अगर हम ऐसी बात करें तो जब वो व्यवस्था एक कॉमन बनाई जाए, जैसे फिर बात जैसे रिजर्वेशन वाली बात की, दूसरी की जो अनइक्वल है या जिनको अवसर नहीं मिला है, तो इसमें हो सकता है कुछ लोग जो है वो भेदभाव ना कर रहे हो, कुछ परिवार ऐसे हो जो कभी ना भेदभाव करते आए हो, बड़ी मतलब जो बड़े अवस्था में जिनको आगे उस तौर पर स्थापित किया है, जाति के आधार पर वो किया गया है। या कुछ आपको ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल सकते हैं कि हो सकता है कि जिनको फायदा मिलना चाहिए था एक्चुअल में रिजर्वेशन का, उसको नहीं मिल पाएगा, पर वो अपवाद के तौर पर आपको जरूर ऐसे कुछ उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन जो इसके पीछे जो निष्कर्ष है, सारांश है, वो यहाँ पर इस पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ क्या था, विधि के समक्ष समता वाली जो बात, इसमें दो तीन ये केसेस काफी महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताया, उसमें कुछ चीजें और ऐड करूं तो इस वाले केस में क्या था कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN वलसारा एक केस आया था, ये केस आया हुआ था वलसारा वाला 1951 में। तो इसमें क्या है कि ये जो दूसरा वाला जो दूसरी वाली बात है, विधियों के समान संरक्षण, यहां पर 2 बातें कर दी गई थी इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि एक तो देखिए ये जो डिवीजन होना चाहिए वो किस आधार पे, तो ये डिवीजन किया जा सकता है ऐसे। अगर CA वाला हम एक्ट देखेंगे, उसको भी हम थोड़ी चर्चा कल की उसमें चर्चा करेंगे कि उसमें जो वर्गीकरण है
इसी क्योंकि ये जो 14 अधिकार जो मिला हुआ है विधियों के समक्ष समता विधियों से, ये नागरिकों को भी मिला हुआ है और विदेशी लोगों को भी मिला हुआ है। जो सीए कानून था वो धर्म के आधार पर इससे विभेद करता था, लेकिन यहाँ पर विभेद दूसरा वाला किया सकता है। अब वो विभेद का देखिए पहला तर्क क्या था, जो ये वाला स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा जो केस था 1951 वाला, इसमें 2 शर्तें निर्धारित की गई थी वर्गीकरण की। एक तो वो वर्गीकरण जो होना चाहिए वो इंटेलिजेंसिया पर आधारित होना चाहिए, और दूसरा रैशनल नेक्सस होना चाहिए, अर्थात वो तार्किक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमने कक्षा 9th और 6th वाला एग्जाम्पल लिया था। तो यहां पर आवश्यकता है तो वर्गीकरण करेंगे, इसलिए इनके लिए अलग अलग एग्जाम रखा जाएगा, और उसका आउटकम जो है रैशनल नेक्सस यानी कि जो तार्किक आखिरी में जो उसका परिणाम आ रहा उसके साथ उसका क्या संबंध है, क्या अब इनके लिए जो है इनको वर्गीकरण के एग्जाम तो रख दिया गया, तो एग्जाम के लिए फिर इनके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, किस लेवल का एग्जाम वगैरह रखा जाएगा। इसका जो आउटर रैशनल नेक्सस वाली बात की गई है कि जो आउटकम में जो परिणाम आने वाला है उसमें कुछ संबंध होना चाहिए जो वर्गीकरण किया जाए। एक तो वो तार्किक होना चाहिए, और जो वर्गीकरण किया गया है उसका जो आउटकम आने वाला है उसमें एक संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंटेलिजेंस के आधार पर तो हो लेकिन इससे जो है मेल न खाए, इसके आउटकम से कुछ मेल न खाता हो, तो क्योंकि फिर वो व्यर्थ हो सकता है प्रयास। तो ये वाला एक डिवीजन था। लेकिन दूसरा जो फिर इसके बाद एक केस आया, तो इसको कई बार ओल्ड डॉक्ट्रिन भी बोल दिया जाता है, इसको चेक करने वाला विधियों की इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को चेक करने के लिए ओल्ड डॉक्ट्रिन की संख्या भी दे दी जाती है। इसको क्या है, और ये वाला जो प्रोविजन है यहां पर ईपी रोहप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का, और फिर इसके बाद मेनका गांधी केस जो आता है 1978 में, उसमें तो फिर और हम विस्तार से पढ़ेंगे 14, 19 और 21 में क्या रिलेशन है, तो उसमें जाएगा। उसमें भी इस बात को दोहरा दिया गया कि ये जो वर्गीकरण है वो क्या है कि इसके साथ साथ जो है ये जो पुराना कॉन्सेप्ट था इसके साथ साथ क्या है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है उसके आधार पर भी होना चाहिए, और वो जो वर्गीकरण किया जाए वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। देखिए पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है या संसद के पास ये अधिकार है कि उसके आधार पर वर्गीकरण विभेद कर सकती है, लेकिन वो मनमाना नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और साथ ही में इन दोनों चीजें दो प्रिंसिपल को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ऐसे इनके आधार पर फिर उसको जब 14 को देखा जाता है तो 19 और 21 दोनों को मिला के भी, तीनों को मिला के गोल्डन ट्रायंगल की संज्ञा दी जाती है, तो उससे बनता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये वाला जो एक्ट आया था इसमें ये बोल दिया गया कि ये जो पुराना कॉन्सेप्ट है इसमें प्लस हम ये बोल रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस है जो, और आर्बिट्रेरीनेस वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आर्बिट्रेरीनेस है तो वो भले पार्लियामेंट नहीं बना दिया, वो कानून वगैरह बना दिया तो भी वो खारिज हो जाएगा। जैसे सिटीजनशिप वाला जो एक्ट है उस पर अब जो डिबेट होगी, चर्चा होगी, उस पर जो मामला आएगा उसको हम आगे देखेंगे। तो ये इसका एक वर्गीकरण का था, और इसके बाद फिर ये वाला चीजें चलती आ रही हैं, इसको हम और विस्तार से आने वाले समय में देखेंगे। इसके साथ ही देखिए हमें जल्दी से थोड़ा सा समता और इसके बाद भी, तो देखिए मैंने एक और जो अभी शुरुआत में मैंने आपको कल की चर्चा में और शायद आज भी शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो है समता भी क्या है, अपवाद भी हो सकते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री को जो सिक्योरिटी दी जाती है, या देश का गृह मंत्री जो है उनको सिक्योरिटी दी जाती है, रक्षा सचिव है, राष्ट्रपति उनको जो सुविधाएं दी जाती है, तो देखिए वो नेसेसरी है। अगर हर व्यक्ति को, हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि समानता का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीट किया जाए, या व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा हो सकता है आपके साथ कि ऐसा नहीं है आप हर व्यक्ति को इक्वल समय देंगे। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए एक अलग समय निकालेंगे, अलग समय देंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपसे मिलने के लिए आपको बुलाते हैं, तो उसके लिए आपकी प्रायोरिटी और जो आपको समय होगा वो अलग होगा, क्योंकि उसके लिए आपको उतना समय नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर वो भी, जैसे आप अपने दोस्त से, मैं एक उदाहरण दूं आपको, अगर आप MP में रहते हैं और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, या आपको यहाँ बुलाया जाता है कि आप उनसे मिलने आइए, उनको कुछ परामर्श करना है आपसे, या आपको दिल्ली में बुलाया जाता है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपसे मिलना चाहते हैं, तो और अगर उसी जगह आपसे बुलाया कि आप भोपाल आ जाइए, आपको अपने दोस्त से मिलने जाना है, या आप दिल्ली आ जाइए, तो वो ऐसा नहीं होगा ना कि आप मिलने जाएंगे तो आप एक दोस्त की तरह प्रधानमंत्री से मिलते रहेंगे, आप 2-3 दिन वहां रुक जाएंगे और प्रधानमंत्री सब काम छोड़ के आपसे मिलने में लग जाएंगे, दोस्ती निभाने में लग जाएंगे, या यहाँ पर मुख्यमंत्री है ऐसे मिल जाएंगे। तो ये जो है उसके लिए हमको क्या है, समता के कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं जो लॉजिकल है, उनको इलॉजिकल, क्योंकि अगर वो सब में जैसे उनको VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, कई बार जैसे राष्ट्रपति का कोई काफिला निकल रहा है, प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है, तो ट्रैफिक रोका जाता है, क्योंकि उनके काम इतने महत्वपूर्ण है, ठीक है। कि और इसी प्रकार जैसे अगर आप कलेक्टर से मिलने जाते हैं, कलेक्टर से हो सकता है आप मिलने गए, आपको कलेक्टर ने 5 मिनट का समय दिया, आपकी समस्या थी उसने सुन ली, लेकिन कोई उसी क्षेत्र का विधायक आया हुआ है, पार्षद आया हुआ है, कोई नेता आया हुआ उसी क्षेत्र का जो काम कर रहा है, हो सकता है कोई ऐसी योजना को लेकर आया जिसमें हजारों लोगों की बात जुड़ी हो। तो ये जो वर्गीकरण है उसके आधार पर इसको थोड़ा अपवाद मिलते हैं। निजी जीवन में भी आपको है अलग अलग उसके हिसाब से लोगों को तरजीह देनी पड़ती है। पहली बात तो ये हो गई।
और दूसरी बात इसमें क्या है, उसी को बेस बना के ये जो हमने बात की कि इसको जो वर्गीकरण की बना के इसमें कुछ अब बात है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं तो अनुच्छेद 361 उसमें अलग से प्रावधान किया गया है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं उनको क्या है, किसी भी न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, या फिर उसको दोनों के लिए निर्धारित सेंट्रल के स्तर पर जो राष्ट्रपति हो, राज्यों में राज्यपाल हैं, राज्यपाल के पास भी ऐसी उनको विशेष सुविधाएं कुछ मिली हुई हैं। उनके कार्यकाल के बाद भी उनके द्वारा जो व्यक्तिगत कृत्य किए गए हैं, उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाए 2 महीने पहले सूचित करना पड़ेगा। और उनके पद में जो बैठ कर उन्होंने जो कृत्य किए उनके लिए किसी भी न्यायालय के प्रति वो जवाबदेह नहीं है। फिर यहाँ पर 361 ये बात करता है कि जो लोकसभा और विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको निष्पक्ष प्रकाशन से रोका नहीं सकता किसी भी अथॉरिटी को। फिर यहाँ पर 105 में आप संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य जो है, यहाँ पर शायद मैंने आर्टिकल मेंशन नहीं किया हुआ है राज्य विधानमंडल में, तो इनको कुछ विशेष सुविधाएं मिली हुई है ताकि ये खुलकर जो है संसद में, विधानमंडल में या उनकी समितियों अपनी राय रख सकें, अपने विचार रख सकें। ये न्यायालय भी इनको प्रति ये नहीं बोल सकता कि आपने ऐसा क्यों बोला, ये जवाबदेह क्यों कह रहा है। उनको हम विस्तार से पढ़ लेंगे, अभी अपराध के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आने वाले समय पे तो उन पर थोड़ा विस्तार से इन चीजों पर चर्चा कर लेंगे। इसके साथ ही देखिए जो फॉरेन के सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, जो यहाँ पर मैंने लिखा है FSHD, यानी कि फॉरेन के जो सॉवरेन संप्रभु शासक हैं, गवर्नमेंट है, ये जो उनके प्रमुख हैं, उनको क्या है कि दीवानी फौजदारी मामलों से कुछ जगह सुरक्षा मिलती है। और UN की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, डिप्लोमेट्स वगैरह हैं, उनको भी थोड़ी सी सुरक्षा, इनको कूटनीतिक जो है सुरक्षा मिली हुई है। तो ये हमारी चर्चा थी, और इसको क्या है कि अभी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को, हमको क्या है चीजों को समझते हुए चलना है ताकि अपनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।